आज की क्लास है वर्णमाला अल्फ़ाबेट। देखिए ये देख कहने के लिए तो वर्णमाला है, लेकिन इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर पेपर में कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ये वर्णमाला जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और इसके जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब जो इनके मानक कहे गए हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो 45 वर्ण हैं। कौन कौन से? 10 स्वर हैं प्लस 45 व्यंजन हैं, तथा लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, और जिसमें 13 स्वर हो जाते हैं और 35 व्यंजन हो जाते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें स्वर कौन कौन से होते हैं? आ से लेके आह तक, तब ये 10 प्लस 3 13 मिलते हैं। इसमें 3 जो नए बन जाते हैं, ये ऋण बन जाता है और अंग आह हो जाता है। फिर ये व्यंजन आते हैं जिसमें का वर्ग आता है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, ठीक है। ये फिर या रा ला बा शा सा सा हा और छत्र ज्ञा और श्रा, ठीक है। ये सब मिलके जो है हमारे 33 बनाते हैं, लेकिन इसमें ये 2 अलग से जुड़ जाते हैं, जिसको डा और ढा बोलते हैं, जिसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ये सब मिलके हमारे 35 व्यंजन बनाते हैं, ठीक है। फिर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो किस तरीके से होता है? देखिए स्वरों का वर्गीकरण जो है वो इतने तरीके से है कि इसमें क्या है, मात्रा में उच्चारण के आधार पर है, जीभ के प्रयोग के आधार पर है, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर है, घोष तत्व यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, ठीक है। इनको हम लोग देखो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं पढ़ेंगे, बस ऊपर ऊपर का ही मेन है, जो मेन चीज़ है सिर्फ वही पढ़ेंगे। देखिए हास्य स्वर, इसमें हास्य स्वर होते हैं, रास स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये क्या होता है? ये छोटा छोटी छोटा वो होता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हास्य से ज़्यादा समय लगता है। जैसे बाकी जैसे ये जो छोटा हो छोटी छोटों को छोड़ के जो भी बचे वो सारे तुम्हारे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। जो प्लुत स्वर होते हैं, ये गलत लिख गया है, ये प्लुत स्वर है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे राम, ओम, जिनको बुलाने में हमको समय ज़्यादा लगे। फिर जीव के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं 2, कौन कौन से? 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। जिसमें हमारा जो पार्श्व स्वर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और पीछे जो हम लोगों ने जो स्वर के 3 प्रकार पढ़े थे, जिसमें प्लुत स्वर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर जो होते हैं, इसमें 3 स्वर कहे गए हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, जैसे छोटी बड़ी ए ए, दोनों बड़ी ई ही लिखते हैं, वो छोटी ई बड़ी ए ए है। और मध्य स्वर में क्या आता है? छोटा आता है से। और पार्श्व स्वर में क्या आता है? बड़ा आ, ओ, बड़ा ओ औ और अ, ठीक है। तो ये सब स्वर जो हैं हमारे, ये पार्श्व स्वर में आ जाते हैं। अब मुख द्वार के आधार पे होता है। मुख द्वार के आधार पे क्या मतलब होता है? विवृत यानी कि ओपन, जिसमें मुंह पूरा हमारा ओपन हो जाए, खुल जाए, तो वो होते हैं विवृत स्वर। जैसे बड़ा अर्ध विवृत, जिसमें आधा मुंह खुला, जैसे छोटा ए, ओ, आ, ठीक है। फिर आता है अर्ध संवृत यानी कि हाफ क्लोज, जिसमें आधा मुंह बंद रहे, जैसे ए, ओ। फिर संवृत आता है, जिसका मतलब होता है क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहे, जैसे ई, ओ। तो ये जो होते हैं ये हमारे संवृत कहलाते हैं, जिसमें मुंह बंद रहता है, ठीक है। फिर ओठों की स्थिति के आधार पे, तो ओठों की स्थिति के आधार पे क्या होता है आवृतमुखी। ओंठ जो होते हैं व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। आवृतमुखी में व्रत जो हमारे ओंठ होते हैं वो व्रतमुखी यानी कि गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए है। फिर ये व्रतमुखी जिनमें मुंह गोलाकार हो जाता है, जैसे हमारा जो ओंठ बोलते टाइम गोलाकार हो जाता है, छोटा ओ, बड़ा ओ, आ। तो जो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, अच्छा जो हवा मुंह और नाक के निकलने के आधार पे, वैसे ये जो होते हैं ये इतने खास नहीं आते हैं, लेकिन इनको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, कभी कभार इनसे बहुत छोटे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे हवा के नाक में मुंह से निकलने के आधार पर क्या होता है? निरुनासिक होता है, जिनको हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उनको हम निरुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी आदि। अनुनासिक स्वर कहते हैं जिनके स्वरों में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे अंग, आ,
ये जितने भी जो अंग की मात्रा वाले शब्द ऐसे होते हैं या आहा की मात्रा वाले, आहा की तो नहीं लेकिन अंग की मात्रा वाले जितने भी शब्द होते हैं, इन सब में क्या होता है कि हमारी जो हवा है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। फिर होते हैं घोष तत्व के आधार पे। तो देखो घोष तत्व के आधार पे जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो सारी के सारे सभी के सभी सघोष होते हैं, ठीक है। फिर सारे के सारे सघोष होते हैं। और फिर आते हैं व्यंजन पे, ठीक है। तो जो व्यंजन है, देखो व्यंजन के वर्गीकरण देख लो पहले। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के आबाद गति से नहीं निकलती उन्हें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखो 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं वो हमारे का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, फिर ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। ये 5 हमारी जो लाइन होती हैं ये हमारी स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं। फिर जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। फिर ऊष्म संघर्षी, ये ऊष्म संघर्षी कौन कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी होते हैं शा, शा, सा, हा, ये ऊष्म संघर्षी हैं, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अब इस पर। हम लोग इसकी जो टेबल बनाई है इसको हम लोग देखते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण जैसे वर्ग उच्चारण के साथ, ठीक है। अघोष अल्पप्राण या सब अघोष महाप्राण, फिर सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राण, ठीक है। ये अल्पप्राण सघोष ये आपको अभी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं कि कंठ यानी कि कंठ से बोलने वाले शब्द कौन से होते हैं। जो का वर्ग की लाइन होती है हमारी कंठ से बोली जाती है। फिर तालु, मुख के भीतर की ऊपरी छत का जो पिछला भाग होता है, जो मुंह की छत होती है उसमें जो पिछला भाग होता है उसे हम तालव्य कहते हैं यानी कि तालु कहते हैं। ये चा छा वाली जो लाइन होती है ये हमारी तालु कहलाती है। फिर जो मूर्धान्य होती है यानी कि मूर्धा क्या होता है? मुख के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, पीछे वाला भाग तालु होता है और आगे वाला भाग मूर्धा होता है। और मूर्धा में कौन से वर्ण आते हैं? तो ये हमारे टा वर्ग की पूरी लाइन आती है। फिर दंत में जिनमें जीभ हमारी दांत से टकरा के बोले वो होती है दंत, तो इसमें ता वर्ग की पूरी लाइन आती है। फिर आते हैं ओष्ठ में क्या होता है? ओठ से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग ओष्ठ कहते हैं, जैसे पा वर्ग की पूरी लाइन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं घोष और अघोष क्या होते हैं। घोष तत्व के आधार पर व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो जैसे अघोष में सबसे पहला वर्ण क्या है? छोटा आ। तो छोटा आ से मतलब हो गया कि पहला, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि इसमें 3 वर्ड हैं तो पहला दूसरा। फिर सघोष, क्योंकि अघोष में हम लोग कैसे पता करेंगे कि अघोष कौन कौन से होते हैं? अघोष में छोटा बना है तो छोटा हमेशा पहला वर्ण होता है, तो पहले वर्ड से पहला और दूसरा अघोष हो गए हमारे, और बाकी सघोष हो गए यानी कि दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा हमारे सघोष हो गए, ठीक है। फिर प्राणत्व के आधार पे कौन कौन से होते हैं? प्राणत्व क्या होते हैं? जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है। तो जो हमारे अल्पप्राण होते हैं इसमें भी सेम प्रोसेस लगता है। इसमें भी अल्पप्राण में छोटा आ सबसे पहले आता है, तो यानी कि पहला वर्ण तो इसमें भी लिया जाएगा। और इसमें अल्पप्राण में कितने हमारे पास वर्ण हैं? 5, 1 2 3 4 5, तो यानी कि इसमें कौन कौन से लिए जाएंगे? यानी कि इसमें 5 लिए जाएंगे, 5वां तक, तो यानी कि पहला, तीसरा और 5वां, ये हमारे अल्पप्राण हो गए, ठीक है। फिर महाप्राण, तो बचे हुए महाप्राण हो गए यानी कि दूसरा और चौथा महाप्राण हो गए, ठीक है। फिर जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपको पहले भी बता चुके हैं कौन कौन से होते हैं। या, रा, ला और वा होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इनको सघोष, और ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। और जो ऊष्म संघर्षी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये भी 4 होते हैं। शा, शा, सा, हा, ये अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं, ठीक। और हमारे जो व्यंजन है उसमें व्यंजन क्या है? जो हमारे अयोगवा हैं वो 2 बताए गए हैं। स्वरों में ही अयोगवा होते हैं, खैर ऊपर नहीं बताए थे अभी, तभी इसलिए नीचे लिख के बता दिया आपको कि जो अयोगवा होता है, अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अयोगवा सिर्फ 2 बताए गए हैं। एक तो अनुस्वर यानी कि अंग की बिंदी वाले, और विसर्ग यानी कि आह की बिंदी वाले, ये हमारे 2 अनुस्वर होते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा होता है जिसको का और सा से मिलकर बनता है, और त्रा होता है जो ता और रा से मिलके बनता है, जो ज्ञा होता है जो जा और वहाँ से मिलके बनता है, सा होता है जो सा और रा से मिलके बनता है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन थे। जो व्यंजनों का वर्गीकरण दिया गया वो कितने तरीके के बताया गया? जैसे स्पर्श व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष या अघोष व्यंजन,
अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इनकी सभी की परिभाषाएं और सबको कैसे हमें डिफाइन करना है ये भी आपको बता दिया। जैसे अघोष, अघोष में क्या है, छोटा अ लग गया आगे तो इसका मतलब पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो हमारा अघोष कहलाएगा। बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवा बचे हुए वो हमारे सघोष हो जाते हैं। ठीक है। फिर अल्प प्राण, अल्प प्राण में 5 हमारे वर्ण होते हैं और 5 वर्ण का मतलब है पाँचवा भी इसमें दिया जाएगा। तो इसमें छोटा पहले स्टार्ट हो रहा है तो पहला, तीसरा और पाँचवा ये अल्प प्राण हो गए। बचे कौन से महाप्राण में, तो महाप्राण में हमारे पास बचे दूसरा और चौथा, ये महाप्राण हो गए। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ और श्राद्ध, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। और बाकी हमने आपको बता ही दिया कि ये जो हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये सघोष और अल्पप्राण होते हैं। जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं सा हा, ये अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। बस यही हमारा जो वर्ण का जो है, बस वर्ण इतना ही है और इस वर्ण में और कुछ नहीं है। और यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए। ठीक है। बाकी कोशिश करते हैं इसकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो हैं वो भी लेके आएँ, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं। जल्दी ही इसके लिए एक वीडियो बनाते हैं और फिर आपको उसमें हम दिखाते हैं कि उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।